ऑर्गेनिक होगा ये ना। पिछला सारा प्रश्न याद कर लिए हैं। मेटल नॉन मेटल याद हो गया है। बहुत क्वेश्चन है, एक में 400 है, एक में 300 है। 400 प्लस 300 प्लस क्वेश्चन है। मैथ का क्लास नहीं हुआ, मैथ का क्लास नहीं हुआ है। ओहो सर, बहुत दिन से बीमार नहीं पड़े थे। बीमार क्या? कभी कभी बीमार पड़ जाना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, बीमार हो जाने के बाद शरीर में नए नए तरह का एंटीबॉडी बनता है और शरीर फिर नए रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा नमूना है कि जो सब दिन साफ पानी पिया है, सब दिन, मान लीजिए सब दिन आरओ वाटर पी रहे हैं, एक दिन गंदा पानी पी लीजिएगा तबीयत खराब हो जाएगा। जो इधर उधर सबका पानी पिया है वो एक दिन गंदा पानी पिएगा, 2 दिन पिएगा, कुछ नहीं होगा। उसका शरीर में ऐसे ऐसे एंटीबॉडी बन गया है, अब सारे रोगों का काम तमाम। इसलिए कभी कभी बीमार पड़ जाना, कभी कभी बारिश में भीग जाना जरूरी है। हाँ, अब ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री में मेटल और नॉन मेटल बहुत बड़ा चैप्टर था और पूरा डिटेल से उस चैप्टर को डिस्कस किए हैं। और देख रहे हैं ऑनलाइन वाला सब बहुत मेहनत कर रहा है, थोड़ा कम पढ़ा कीजिए। ऑनलाइन वाला सब करा के पूरा याद कर लिए हैं। हाँ, नहीं, ऑनलाइन वाला हम कल मिले थे, 5-7 स्टूडेंट आया था, छपरा से आया था, कटिहार से आया था, बेगूसराय से आया था, तो मिले थे उस सबको। सब बहुत लंबा चौड़ा फेंक रहा था। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम बोलते हैं ना वैसे सर होंठ पर ले आए हैं प्रश्न, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं। तो कल कितना दिन पर रखा कि शुरू से बैच लिए हुए, तो हमको लगा जैसे जैसे बोल रहा है तो हम भी हाँ करते जा रहे थे, फेंक रहा है, सुन लेते हैं। याद करना उतना आसान थोड़े है। 2-4 क्वेश्चन पूछे, जैसे 2-4 क्वेश्चन पूछे, चारों का चारों फंस गया। सही बोल रहे हैं? कल कि क्या याद किए हैं? बस का कि वही जो 4 क्वेश्चन आप पूछे हैं ना, वही तो याद नहीं है। लेकिन ये देखे ये था कि मतलब तैयारी था। बहुत तैयारी करने वाला जो है ना फेंकने लगता है। जैसे आप क्या परीक्षा दे के सब आता है, जोड़ता है, और जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक एकदम साइलेंट रहता है, क्या होगा नहीं होगा। और उसके बाद रिजल्ट आ गया, पास हो गया, मेरिट में बन गया, उसके बाद तो ऐसा ऐसा बात बोलेगा, हम मेहनत करते थे दिन रात, परीक्षा दे के आए थे, उसी दिन हम तय कर लिए थे हमको होगा ही होगा। है कि ना है? और टॉपर से तो अलग, वो सब तो हम तो ऐसे पढ़ते थे क्योंकि हमको पता था इसी तरह रिजल्ट होगा, तमाम तरह की बातें। लेकिन सब बात फेक है, एक ही सत्य है, जो जितना रट लिया है, मतलब समझ के रट लिया है, उसी का रिजल्ट होता है, और कोई दूसरा ही नहीं है।
किताब ऐसे पढ़िए, आगे से पढ़िए, पीछे से पढ़िए, भूगोल ये पढ़िए, वो पढ़िए, वो पढ़िए, सब फेक है। लुसेंट पढ़कर भी रिजल्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, याद करिए, बैठकर रटते रहिए। और हम जो मटेरियल दिए हैं पूरा एकदम आपको लगभग हर तरह का कवरेज दे दिए हैं, बस आपको याद करना है। अब कह रहे कि ऑनलाइन वाले लड़कों का मजा ले रहे, नहीं, वो मिलने आया था तो हम बोल दिए। हाँ, मजा उजा हम ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, जब फेंकने लगता है तो क्या कर देंगे, क्योंकि तैयारी हम भी किए, हमको भी पता है कैसे तैयारी होता है। आइए दोस्तों, तो क्वेश्चन लगातार याद करते रहिए। शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वह केमिस्ट्री है जिसमें कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन होता है। कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों के कार्बन यौगिकों का अध्ययन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दो प्रकार के केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन को छोड़कर बाकी सारे तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, और एक अकेला कार्बन को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री का एक अलग पाठ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जान ही रहे होंगे कि इसमें कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन होता है। अब ध्यान दीजिए कि हमने जान चुके हैं कि तत्वों की संख्या कितनी है, 118 है। 118 तत्व है। 118 तत्व में एक अकेला तत्व कार्बन का अध्ययन करने के लिए एक अलग केमिस्ट्री की शाखाएं बनानी पड़ी है, जबकि बाकी जो 117 बच गया उन सब को हम केवल एक पार्ट इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। यानी 118 तत्वों में 117 तत्वों के लिए केमिस्ट्री का एक भाग है इनऑर्गेनिक, और एक अकेला कार्बन के लिए केमिस्ट्री की एक नई शाखाएं बनानी पड़ी है, वो है ऑर्गेनिक। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि 117 तत्व आपस में अभिक्रिया करके जितने यौगिकों का निर्माण करते हैं, उससे कहीं ज्यादा यौगिकों का निर्माण अकेले कौन करता है? कार्बन करता है। 118 तत्व में 117 तत्व आपस में अभिक्रिया करके जितने यौगिकों का निर्माण करता है, उससे कहीं ज्यादा यौगिकों का निर्माण अकेले कार्बन करता है। यानी कार्बन जितने यौगिकों का निर्माण करता है उतना शेष 117 तत्व मिलकर भी नहीं करते। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि कार्बन अद्वितीय तत्व है। कार्बन अद्वितीय तत्व है, मतलब कार्बन के तरह गुण वाला कोई नहीं है। अद्वितीय गुण इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना कंपाउंड बनाता है। तो कार्बन बहुत ज्यादा यौगिकों का निर्माण करता है। इतने ज्यादा यौगिकों का निर्माण करता है कि हमारी रोज की जो जिंदगी है वो कार्बनिक यौगिकों से भरा पड़ा हुआ है। यानी कि कार्बनिक यौगिकों को निकाल दे तो मानव का जीवन जो है बहुत ज्यादा कष्टमय दुखमय हो जाएगा। क्योंकि आप जो कपड़ा पहनते हैं ना, वो कपास का बना हुआ है, और वो भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप बाथरूम में जिस बाल्टीन मग प्लास्टिक के पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्लास्टिक कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है। आप जो भोजन कर रहे हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन है वो क्या है? कार्बनिक यौगिक है। आप जो दवा एंटीबायोटिक खा रहे हैं उसका एक अनिवार्य अवयव क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो अब कुछ बचा जी,
हमारे दैनिक जीवनों में जो कपड़ा इस्तेमाल हो रहे हैं, जो दवाइयाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, जो प्लास्टिक के तरह तरह के उत्पाद इस्तेमाल हो रहे हैं, जो भोजन हम कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कहिए इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर मानव जिंदगी से बाहर कर दे तो क्या जीना संभव हो पाएगा? बताइए, हो पाएगा? इसलिए कार्बन को अद्वितीय कहा जाता है। कार्बन में विलक्षण गुण है, जिसको कहते हैं यूनिक प्रॉपर्टी है। ऐसे ऐसे गुण है कार्बन में जो किसी में नहीं है। तो आखिर वे कौन कौन से गुण है कार्बन में? तो आइए एक एक करके कार्बन के जो यूनिक प्रॉपर्टी है उस पर नजर डाल रहे हैं। कार्बन की जो अनोखा गुण है उस पर नजर डाल देते हैं। सबसे बड़ा गुण कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, चाहे वो पौधा हो, चाहे जंतु हो, चाहे एक कोशिकीय हो, चाहे बहुकोशिकीय, सजीवों के शरीर का अनिवार्य अवयव है। क्या है? सजीवों के शरीर का अनिवार्य अवयव है कौन? कार्बन। अनिवार्य अवयव है कौन? कार्बन। यानी इस पृथ्वी पर जितने भी जैव समुदाय है, जैव समुदाय मतलब सारे के सारे सजीव, जितने भी प्रकार के सजीव, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो जंतुएं, चाहे वो एक कोशिकीय हो, चाहे बहुकोशिकीय हो, उनके शरीर का निर्माण बिना कार्बन का संभव नहीं है। कार्बन के अभाव में कोशिका का ही निर्माण संभव नहीं है। कोशिका का ही निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि एक कोशिका बनने के लिए प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए? लिपिड चाहिए यानी कि वसा चाहिए, लिपिड यानी कि वसा, और कार्बोहाइड्रेट चाहिए। क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। आप पढ़ चुके हैं बायोलॉजी को, आप जानते हैं कि एक सेल के निर्माण होने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है, लिपिड की आवश्यकता है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है। इनके बिना क्या कोशिकाओं का निर्माण संभव है? बताइए, संभव है? और ये चाहे आप प्रोटीन की बात करिए, लिपिड की बात करिए, कार्बोहाइड्रेट की बात करिए, ये सब ऐसे कंपाउंड है जो कार्बन के बिना बन ही नहीं सकते। क्या प्रोटीन का निर्माण कार्बन के बिना संभव नहीं है? किसी भी जैव अणु, चाहे आप डीएनए या फिर आरएनए की बात कर लीजिए, डीएनए आरएनए का भी निर्माण कार्बन के बिना संभव नहीं है। तो कार्बन की सबसे बड़ी खासियत है कि प्रत्येक सजीव जो इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन सजीवों के शरीर का एक अनिवार्य अवयव कार्बन है। क्योंकि कार्बन के बिना कोशिकाओं का निर्माण संभव ही नहीं है। और अगर कार्बन के बिना कोशिका ही नहीं बन सकता है तो क्या फिर कोशिका के बिना सजीव का अस्तित्व संभव है? बताइए, नहीं संभव है। यानी सीधा समझ जाइए ना कि अगर हम इस पृथ्वी पर से कार्बन को हटा दे, अगर हम इस पृथ्वी पर से कार्बन को हटा दे, इस पृथ्वी के पर्यावरण में से कार्बन को हटा दे, तो पृथ्वी ठीक वैसे ही हो जाएगा जैसे आज मंगल ग्रह है। क्योंकि कार्बन को हटाते ही सारे सजीव का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। केवल निर्जीव ही इस पृथ्वी पर बचे रह जाएंगे। तो कार्बन का यह महत्व है कि इनके बिना प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए, तमाम जो बायोमोलिकुल्स है, ये सारे के सारे बायोमोलिकुल्स कार्बन के बिना बन नहीं सकते हैं। और अगर ये नहीं बन सकते हैं तो कोशिकाएं नहीं बन सकती है, और कोशिकाएं नहीं बन सकती है तो सजीव का अस्तित्व संभव नहीं है। तो कार्बन सभी सजीवों का अनिवार्य अवयव है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए कि शुरुआत में यह मान्यता थी कि कार्बनिक यौगिकों को लैब में तैयार नहीं किए जा सकते हैं। कार्बनिक यौगिक केवल प्रकृति में ही बनते हैं, स्वतः बनते हैं, इन्हें प्रयोगशालाओं में निर्मित नहीं किया जा सकता है।
यानी कि केमिस्ट्री के विकास के शुरुआती चरणों में वैज्ञानिक ये पूरा अनुमान लगाए हुए थे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। यानी कि शुरुआती समय में वैज्ञानिकों का मानना था कि कार्बनिक का यौगिकों का निर्माण प्रकृति में स्वतः ही होता है, जिसको कहते हैं अलौकिक शक्ति, ईश्वरीय शक्ति। तो वैज्ञानिकों का मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रकृति के द्वारा स्वतः होता है, अर्थात किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा होता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक को लैब में तैयार नहीं किया जा सकता है। और इस थ्योरी का जो नाम था, इस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी यानी कि हिंदी में कहते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का सिद्धांत। और यह सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे बर्जीलियस ने। किसने किया था? बर्जीलियस ने। वाइटल फोर्स थ्योरी, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? यह जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस का नाम उत्प्रेरक के खोजकर्ता के रूप में भी दर्ज है। कैटेलिस्ट के भी खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं में जो उत्प्रेरक का इस्तेमाल होते हैं, उस उत्प्रेरक के कैटेलिस्ट के भी खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? बर्जीलियस माने जाते हैं। तो शुरुआती समय में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के संदर्भ में वाइटल फोर्स थ्योरी की स्थापना हुई, जिसके प्रतिपादक बर्जीलियस था। और इस थ्योरी के अंतर्गत क्या कहा गया था? इस थ्योरी के अंतर्गत यही कहा गया था कि किसी भी कार्बनिक यौगिकों को हम प्रयोगशालाओं में, लैब में नहीं तैयार कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है, स्वतः होता है, इसको प्रयोगशालाओं में बनाया नहीं जा सकता है। यही है वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन वाइटल फोर्स थ्योरी को धक्का दिया किसने? एक वैज्ञानिक जिसका नाम था वोहलर। क्या नाम था? वोहलर नामक साइंटिस्ट ने अमोनियम साइनेट, यह है अमोनियम साइनेट, NH4CnO, अमोनियम साइनेट। तो वोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को क्या किया? गर्म किया। और अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? यूरिया का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? यूरिया का। यूरिया वही नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया। और जैसे ही यूरिया का निर्माण प्रयोगशालाओं में कर लिया गया, वाइटल फोर्स थ्योरी का सिद्धांत जो है वो पूरी तरह से गलत हो गया। क्योंकि यूरिया में आप देख रहे हैं कि कार्बन है, अर्थात यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। तो इस तरह से बर्जीलियस का जो वाइटल फोर्स थ्योरी था, जो कह रहा था कि ऑर्गेनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशालाओं में संभव नहीं था, उस थ्योरी को गलत कौन साबित कर दिया? वोहलर ने अमोनियम साइनेट को गर्म करके कौन से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया? इस तरह दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों के दुनिया में यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक है जिसको प्रयोगशालाओं में तैयार किया गया। कार्बनिक यौगिकों के दुनिया में यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोगशालाओं में निर्माण किया गया। और यूरिया बनते ही वाइटल फोर्स थ्योरी पूरी तरह से क्या हो गया? गलत साबित हो गया। इसके बाद अगर आप देखें तो पहला कार्बनिक यौगिक को किसने तैयार किया? वोहलर ने पहला कार्बनिक यौगिक को किसने तैयार किया? और पहला कार्बनिक यौगिक क्या था? यूरिया था। दूसरी बार कोल्बे, ठीक है, कोल्बे एक वैज्ञानिक हुए कोल्बे, उन्होंने तैयार किया एसिटिक अम्ल को, यानी कि एसिटिक अम्ल प्रयोगशालाओं में निर्मित होने वाला दूसरा कार्बनिक यौगिक हुआ। फिर आगे चलकर बार्थेलो ने तैयार किया प्रयोगशाला में तीसरा कार्बनिक यौगिक, किसको? मीथेन को। तो
तो इस तरह प्रयोगशालाओं में पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया को तैयार किया वोहलर ने। दूसरा कार्बनिक यौगिक जिन्हें प्रयोगशालाओं में तैयार किया गया वो एसिटिक अम्ल था, जिसे कोल्बे ने बनाया। तीसरा कार्बनिक यौगिक जिसको प्रयोगशालाओं में तैयार किया गया वो मेथेन था, जिसको बार्थेलो ने बनाया। और इसके बाद तो इतने सारे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, इतने सारे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ कि इसकी कोई गिनती नहीं है। आज करोड़ों कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो चुका है। इतने अधिक कार्बनिक यौगिक अब तक बनाए जा चुके हैं कि कार्बन के यौगिकों को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री की एक शाखाएं ही विकसित करनी पड़ी और उसका नाम पड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर बात समझ गए? तो कार्बन की जो पहली यूनिक प्रॉपर्टी हम देखे थे कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उनके शरीर का एक अनिवार्य अवयव है कार्बन। कार्बन के बिना हम किसी भी सजीव के शरीर की निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कार्बन को ही अगर पृथ्वी के पर्यावरण से हटा दे तो सारे सजीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा इस पृथ्वी पर से। शुरुआत में वैज्ञानिकों को यह मान्यता थी या शुरुआत में वैज्ञानिक यह मानकर चल रहे थे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशालाओं में संभव नहीं है। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रकृति के अलौकिक शक्तियों के द्वारा ही हो सकता है। इसे कहा गया वाइटल फोर्स थ्योरी, जो किसने दिया? लेकिन वाइटल फोर्स थ्योरी को पहली बार गलत किसने साबित किए? वोहलर ने साबित किए। और वो प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन बना जिसका निर्माण प्रयोगशाला में हुआ? किसका? यूरिया। दूसरा नंबर किसका था? एसिटिक का। तीसरा नंबर मेथेन का। और उसके बाद तो गिनती खत्म हो गई, इतने ज्यादा कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। अब ध्यान दीजिए कि शुरुआत में देखे थे कि 118 तत्वों में 117 तत्व जितने यौगिकों का निर्माण करता है उससे कहीं ज्यादा यौगिकों का निर्माण अकेले कार्बन कर लेता है। आखिर क्या कारण है कि कार्बन इतने ज्यादा यौगिकों का निर्माण कर पाता है? और ऐसा क्या कारण है कि अन्य तत्व कार्बन इतने यौगिकों का निर्माण नहीं कर पाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों कार्बन का एक खास गुण जिसे कहते हैं केटेनेशन प्रॉपर्टी। केटेशन प्रॉपर्टी, केटेशन प्रॉपर्टी हिंदी में कहते हैं इसे श्रृंखलन गुण। क्या कहते हैं? श्रृंखलन गुण कहते हैं। श्रृंखलन गुण, केटेशन प्रॉपर्टी। तो कार्बन अधिक से अधिक जो यौगिकों का निर्माण कर पाता है वो अपने श्रृंखलन गुण के कारण, केटेशन प्रॉपर्टी के कारण। कार्बन में श्रृंखलन का गुण बहुत अधिक होता है और यही कारण है कि वे अधिक से अधिक यौगिकों का निर्माण कर पाता है। अब श्रृंखलन गुण केटेशन प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ? केटेशन प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि कार्बन के अणु जो है एक दूसरे से जुड़ करके बड़े से बड़े यौगिकों का क्या कर सकते हैं? एकदम कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। ये सीधे रेखा में भी जुड़ सकते हैं, शाखाएं बनाकर भी जुड़ सकते हैं, शाखाएं बनाकर भी जुड़ सकते हैं। तो कार्बन के परमाणु एक दूसरे से दो कार्बन के परमाणु एक दूसरे के साथ बड़ी आसानी से बंधन बना सकते हैं और इस बंधन में हजारों लाखों कार्बन के परमाणु आपस में बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं।
परमाणु का इस तरह आपस में जुड़ते जाना, चाहे वो सीधी शाखाओं के रूप में हो या फिर इस तरह के शाखाओं के रूप में हो, कार्बन के परमाणु एक दूसरे से आसानी से बंधन बनाकर जुटते चले जाते हैं और यही एक दूसरे से जुटने के गुण को ही कहा जाता है केटेशन प्रॉपर्टी। तो कार्बन में केटेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि कार्बन के परमाणु एक दूसरे के साथ आसानी से बंधन बनाकर जुड़ सकते हैं। जितना केटेशन प्रॉपर्टी कार्बन में है उतना किसी में नहीं है दोस्तों। यानी कि केटेशन प्रॉपर्टी अन्य तत्वों में है। अगर कार्बन की ही बात करिएगा दोस्तों तो कार्बन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 में है, वर्ग 14 में है। अगर पीरियोडिक टेबल के वर्ग 14 के तत्वों को देखें तो सबसे ऊपर में कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है और सीसा है। टीन है और सीसा है। तो ये जो केटेशन प्रॉपर्टी है, केटेशन प्रॉपर्टी वर्ग 14 में केवल सीसा को छोड़कर सब में पाया जाता है। यानी केटेशन प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल के किस वर्ग के तत्वों का खास गुण है? वर्ग 14 के। यानी वर्ग 14 में जो तत्व है उनमें केटेशन प्रॉपर्टी पाया जाता है। केवल किसमें नहीं पाया जाता है? सीसा में नहीं पाया जाता। पीबी प्लम्बम यानी सीसा में नहीं पाया जाता है। लेकिन सीसा के अतिरिक्त वर्ग 14 के जो भी तत्व हैं, चाहे कार्बन हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो या फिर टीन हो, सब में श्रृंखलन का गुण है, सब में केटेशन प्रॉपर्टी। लेकिन जितनी अधिक कार्बन में है, जितनी अधिक केटेशन प्रॉपर्टी कार्बन में है, उससे बहुत कम है सिलिकॉन में, और सिलिकॉन से भी कम है जर्मेनियम में, और सबसे कम किसमें है? टीन में। तो 117 तत्वों में 118 तत्वों में 117 तत्व मिलकर जितने यौगिकों का निर्माण करते हैं, उससे कहीं ज्यादा यौगिकों का निर्माण अकेले कार्बन करने में इसलिए सक्षम हो पाता है क्योंकि कार्बन में मौजूद है क्या? श्रृंखलन का गुण मौजूद है। क्या श्रृंखलन का गुण केवल कार्बन में ही मौजूद है? तो इसका उत्तर है नहीं। श्रृंखलन का गुण वर्ग 14 के तत्वों में सीसा को छोड़कर सब में मौजूद है। लेकिन जितनी अधिक कार्बन में मौजूद है उतना किसी में मौजूद नहीं है। केटेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसमें मौजूद है? कार्बन में मौजूद है। केटेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है परमाणुओं का आपस में बड़ी आसानी से बंधन बनाते बनाते जुड़ते जाना। केटेशन प्रॉपर्टी का अर्थ होता है कि परमाणुओं का आपस में बड़ी आसानी के साथ बंधन बनाकर जुड़ते जाना, बड़ी आसानी के साथ बंधन बनाकर जुड़ते जाना। अब कार्बन में श्रृंखलन का गुण बहुत ज्यादा है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण बहुत ज्यादा है, अन्य तत्वों के तुलना में बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ये अधिक से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। तो हम क्या जाने अभी कि कार्बन ढेर सारे यौगिकों का निर्माण करने में इसलिए सक्षम हो पाता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा केटेशन प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम इस पर विचार करें कि कार्बन में इतने ज्यादा केटेशन प्रॉपर्टी क्यों पाया जाता है, सबसे अधिक श्रृंखलन का गुण कार्बन में ही क्यों पाया जाता है, तो इसका भी कारण है दोस्तों। और इसका कारण कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में छिपा हुआ है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर छिपा हुआ है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो 1s2 2s2 2p2, यानी कि पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन?
और अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। अब कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होने के कारण अब यह यौगिक बनाएगा, तो यौगिक बनाने के लिए कार्बन को अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराना होगा। आप जानते हैं कि जो भी तत्व यौगिक बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, उन तत्व का सबसे प्राथमिक गुण होता है कि वे अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले। हाँ, इसको अष्टक का नियम कहते हैं, ऑक्टेव का रूल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑक्टेव का रूल न्यूलैंड का भी है, लेकिन वो अलग है। तो हर तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेकर यौगिकों का निर्माण करते हैं, उन तत्वों का मेन लक्ष्य यही होता है कि वे अपने अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को पूरा कर ले। कितने इलेक्ट्रॉन को पूरा कर ले? 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर ले। ये सभी तत्वों के लिए अनिवार्य है। तो कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। और बिना अष्टक पूरा, अगर ये अष्टक पूरा नहीं करना चाहता है, फिर भी यह स्थायी बना रहना चाहता है, तो इसको अपने चारों इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देना पड़ेगा। चारों इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो केवल एक कक्षा बचेगा। उसमें कितना बचेगा? तो ध्यान रखिएगा कि परमाणु 2 तरह से अस्थायी होते हैं, या तो अंतिम कक्षा में 8, या केवल एक ही कक्षा हो और उसमें कितना हो। जैसे हाइड्रोजन या हीलियम जो अस्थायी बनते हैं, वो हाइड्रोजन में एक ही कक्षा है और हाइड्रोजन के एक ही कक्षा में 2 हुआ, वो ऑक्टेव जैसा क्या हो जाता? अस्थायी हो जाता। तो एक तत्व रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेकर 2 तरह से अस्थायी बन सकता है। पहला है कि उसमें उसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो? 8, या उसमें एक ही कक्षा हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन के पास एक ही सेल होता है, हाइड्रोजन के परमाणु में एक ही सेल होते हैं और उसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने के साथ वे अस्थायी बन जाते हैं। तो कार्बन को अस्थायी बनने के लिए अगर ऑक्टेव पूरा करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन को चाहिए। इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये ऑक्टेव पूरा कर लेगा। या दूसरा तरीका से इसे अस्थायी बनना है तो यह अपने 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तब एक ही सेल बचेगा। उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो कार्बन को अस्थायी बनने के लिए या कार्बन को यौगिक बनने के लिए यह करना पड़ेगा दोस्तों कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा, और दोनों ही स्थिति असंभव है, संभव नहीं। कोई परमाणु ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, कोई परमाणु ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए अथवा 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए इतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि इतनी ऊर्जा प्राप्त करना संभव नहीं है। तब बेचारा ने ग्रहण कर सकता है, न त्याग कर सकता। लेकिन यौगिक बनाने में तो बहुत माहिर है, लेकिन न त्याग सकता है न ग्रहण कर सकता है। तो अब बच्चा कि कार्बन करेगा तो करेगा क्या? तो कार्बन करता है साझेदारी। यह बड़ी आसानी से अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की क्या कर सकता है? साझेदारी करता है। तो कार्बन की स्थिति यह है कि ये न तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं न ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इनकी स्थिति ही कुछ ऐसी है। इसलिए कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉन की क्या करता है? साझेदारी करता है। और त्यागने और ग्रहण करने से अच्छा है कि आसान है कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए। तो कार्बन के पास एक ही विकल्प है साझेदारी करने का, और इसमें वो पूरा माहिर है। वो बड़ी आसानी से अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके यौगिक को बना डालता है। तो कार्बन में अत्यधिक कैटेशन प्रॉपर्टी होने का कारण है
कि कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 है, जिसके कारण वो ना तो त्याग कर सकता है इलेक्ट्रॉन का, ना ही ग्रहण कर सकता है। इस कारण वो बड़े आसानी से अन्य तत्वों के साथ अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर बैठता है, और इसलिए वो अधिक से अधिक अपने भीतर केटेशन प्रॉपर्टी डेवलप कर लेता है। यानी कि कार्बन जब भी यौगिकों का निर्माण करेगा, वे इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, और साझेदारी के उपरांत जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन बॉन्ड होते हैं दोस्तों? कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। साझेदारी के उपरांत जो बॉन्ड बनते हैं वह कौन बॉन्ड होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजी बंधन होते हैं। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में हमेशा कौन बॉन्ड उपस्थित रहता है? कोवैलेंट बॉन्ड ही उपस्थित रहता है, क्योंकि कार्बन को साझेदारी करने के अलावे कोई विकल्प है ही नहीं। इसीलिए जब कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन बॉन्ड होते हैं? तमाम तरह के कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं? जहां पर कार्बन उपस्थित है, जिस कंपाउंड में कार्बन उपस्थित है, निश्चित ही वहां पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, और निश्चित ही उस कंपाउंड में कैसा बॉन्ड है? तो कार्बन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है? क्या इन बॉन्ड बनाने के अलावा इसके पास दूसरा कोई चारा है ही नहीं। तो कार्बन में अत्यधिक केटेशन प्रॉपर्टी होने का कारण इसका बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने का गुण है। चूंकि कार्बन के यौगिक हमेशा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, इसीलिए प्रत्येक कार्बनिक यौगिक में केवल कौन से बॉन्ड हो सकते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। कौन से बॉन्ड हो सकते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। अगले गुणों पर आइए, और अभी तुरंत आप कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा के s में 2, दूसरा के p में 2, 4। और आप जानते हैं कि अगर किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि किसी परमाणु के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो कार्बन की वैलेंसी बराबर होगा 8 - 4, यानी कि कितना? 4। अब जान रहे होंगे कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो तो वैलेंसी भी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो तो वैलेंसी भी 3, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी 8 - 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी 8 तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, जिसके कारण इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अब कार्बन की जो ये 4 वैलेंसी है, ये बड़ी आसानी से साझेदारी करता है कि नहीं करता है? अभी तुरंत हम देखें कि कार्बन में जो अंतिम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 4 है, वो बड़ी आसानी से अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में 4 है, जो बड़ी आसानी से अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकता है। तो कार्बन के ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो अन्य तत्वों के साथ बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, आखिर ये कार्बन के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन या कार्बन की चारों वैलेंसियां किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, इसकी जानकारी सबसे पहले लेबेल तथा वॉन्ट हॉफ ने दिया। किसने दिया? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, अर्थात कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं?
4 होते हैं और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं वे बड़ी आसानी से अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर सकता है। तो ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आखिर किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं अंतिम कक्षा में, अर्थात कार्बन की चारों संयोजकताएं, चारों वैलेंसी किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, इसके संबंध में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? किसने दी? और लेबेल तथा वॉन्टॉप ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर पहली बार ये क्लियर किया कि कार्बन की जो चारों वैलेंसियां अर्थात 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह रेगुलर टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल यानी कि सम चतुष्फलकीय संरचना के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। कार्बन की चारों संयोजकताएं रेगुलर टेट्राहेड्रल के रूप में व्यवस्थित रहते हैं और कार्बन के चारों संयोजकताएं रेगुलर टेट्राहेड्रल के रूप में किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं इसका पूरा फिगर आपके नोट में दिया हुआ है। और किन्हीं 2 संयोजकताओं के बीच कितना का कोण बना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री। तो कार्बन की वैलेंसियां 4 होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और वो 4 वैलेंसियां अथवा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी होती है? रेगुलर टेट्राहेड्रल, जिसमें किन्हीं 2 वैलेंसियों के बीच का कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और रेगुलर टेट्राहेड्रल आकृति कैसी होती है ये आपके नोट में दिया हुआ है, एक बार देखिए उसको। हो गया कितना? देखिएगा हो गया। आइए अगला क्वेश्चन। देख रहा है, पूरा निहार रहा है। देख लिए चारों वैलेंसी, याद रखना है रेगुलर टेट्रा। अब तो कार्बन विलक्षण प्रतिभा के धनी है ही, 5 गुणों पर हम चर्चा किए हैं। अब है कि कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक का निर्माण करता है, क्यों? कैटेशन प्रॉपर्टी के कारण। इतनी कैटेशन प्रॉपर्टी क्यों है? तो अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर भी अंतिम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा क्या है कि जो बहुत आसानी से साझेदारी करता है? तो उसकी व्यवस्था है कुछ ऐसी है, रेगुलर टेट्राहेड्रल। अब एक कार्बन बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर सकता है। कार्बन बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर सकता है। तो सवाल है कि कार्बन किन किन तत्वों से अभिक्रिया कर सकता है? तो कार्बन अधातु से भी अभिक्रिया करता है और धातु से भी अभिक्रिया करता है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि धातु भी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है, समझे कि नहीं समझे? कार्बन के पास यह समस्या है कि वह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ही करता है। तो कार्बन जो इतने सारे यौगिकों का निर्माण करता है, तो भाई ये कार्बन किन किन तत्वों से अभिक्रिया करता है? तो कार्बन धातु से भी अभिक्रिया करता है, अधातु से भी अभिक्रिया करता है, विशेष परिस्थिति है, ठीक है। तो करता है, जैसे सैनाइड तो CN है, कैल्शियम कार्बाइड नाम सुने हैं, कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम कार्बन से अभिक्रिया करके ही बनता है। तो कार्बन जो है वो धातु से भी अभिक्रिया करता है और अधातु से भी अभिक्रिया करता है। लेकिन कार्बन सबसे ज्यादा किससे अभिक्रिया करता है? अधातु से अभिक्रिया करता है, धातु से बहुत कम अभिक्रिया करता है। और कारण क्या है दोस्तों?
कार्बन सबसे ज्यादा अभिक्रिया किससे करता है? कार्बन स्वयं अधातु है और ये सबसे ज्यादा अभिक्रिया अधातु से ही करता है। अधातु से करता है, हाइड्रोजन से करता है, ऑक्सीजन से करता है, नाइट्रोजन से करता है, फास्फोरस से करता है, तमाम अधातुओं से यह अभिक्रिया करता है। क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, तमाम अधातुओं से अभिक्रिया करता है। लेकिन कार्बन कुछ धातुओं से भी अभिक्रिया करता है, लेकिन कार्बन की धातु से अभिक्रिया बहुत कम होती है, बहुत कम, वो भी विशेष परिस्थितियों में। लेकिन कार्बन धातु से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन केवल विशेष परिस्थितियों में। अधिकांशतया जो कार्बन अभिक्रिया करते हैं वो केवल किससे करते हैं? अधातु से करते हैं। अब कहिएगा कि अधातु से कार्बन अभिक्रिया करते हैं, लाखों करोड़ों यौगिक का निर्माण कर चुका है, इसको धातु से क्या दिक्कत है? धातु से इसको दिक्कत ही दिक्कत है। कारण है कि धातु भी अडिग है कि हम करेंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। यानी जब भी धातु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग। आप जानते हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके ही अपने अष्टक को पूरा करते हैं। और वैसे धातु का सबसे प्रमुख गुण ही है कि वो इलेक्ट्रॉन का क्या करे? त्याग करे। तो धातु कहता है कि हम करेंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग, और कार्बन के पास आप जान ही चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के अलावे कोई विकल्प नहीं है। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के अलावे कोई विकल्प है। अब धातु कह कि हम इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, कार्बन कहेगा नहीं नहीं हम साझेदारी करेंगे। अब दोनों एक दूसरे के अलग गुणों के कारण कार्बन और धातु की अभिक्रिया बहुत कम एवं विशेष परिस्थितियों में ही होती है, अन्यथा कार्बन की धातु के साथ अभिक्रियाएं हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि दोनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो कार्बन जो यौगिक बनाते हैं, तो कार्बन अधिकांशतः भिन्न भिन्न प्रकार के अधातुओं से अभिक्रिया ही करते हैं। कार्बन अधिकांशतः भिन्न भिन्न अधातुओं से ही अभिक्रिया करते हैं। कार्बन धातु से भी अभिक्रिया करते हैं, लेकिन केवल विशेष परिस्थितियों में, अन्यथा कार्बन धातु के साथ अभिक्रिया। तो कार्बन की अभिक्रियाएं अधिकांशतः किसके साथ होती है? और कार्बन की अभिक्रिया धातु के साथ होने में क्या क्या दिक्कतें हैं, ये आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब आइए इसकी उपलब्धता के बारे में बात करते हैं। अब प्रकृति में कार्बन की उपलब्धता, हालांकि हीरा ग्रेफाइट हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां पर भी कार्बन की उपलब्धता की हम बात किए हुए थे कि प्रकृति में आपको कार्बन कैसे मिलेगा। तो प्रकृति में कार्बन जो है मुक्त अवस्था में भी मौजूद है और संयुक्त अवस्था में मौजूद है। प्रकृति में कार्बन मुक्त अवस्था में भी मौजूद है और संयुक्त अवस्था में भी मौजूद है। मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था समझ रहे ना? मुक्त अवस्था में तो अकेले, संयुक्त अवस्था में तो यौगिकों के। तो प्रकृति में कार्बन की उपलब्धता मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में है। मुक्त अवस्था में आप कोयला देख रहे हैं कि नहीं? हैं? उसमें क्या है? कार्बन भी है, और कोयला में कार्बन मुक्त अवस्था में ही है। हालांकि कोयला में कार्बन मुख्य रूप से कार्बन ही उसका मेन कंपोनेंट है, उसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कोयला में अलग अलग कंपोनेंट भी होते हैं। तो वो प्रकृति में जो आप कोयला देख रहे हैं, चारकोल देख रहे हैं, हीरा देख रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो काजल है वो देख रहे हैं, वो बिल्कुल कार्बन की क्या है? मुक्त अवस्था है। संयुक्त अवस्था में कार्बन के यौगिकों की कोई कमी है? घर में दवाई लेकर आइए, उसमें कार्बन है। प्लास्टिक का बर्तन कार्बनिक यौगिक है। तो मुक्त संयुक्त अवस्था में तो कार्बन का कोई दिक्कत है ही नहीं। खुद हमारे शरीर में कार्बन संयुक्त अवस्था में मौजूद है।
तो अगर कार्बन की उपलब्धता की बात करें तो कार्बन इस प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में मौजूद है। कार्बन इस प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में मौजूद है। क्लियर हो गया? तो कार्बन के विलक्षण गुण समझ लिए हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? तो कार्बन के विलक्षण गुण को एक बार देख लीजिए, तब हम कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करेंगे। एक बार सरसरी नज़र दौड़ा लीजिए, तब तक ऑनलाइन वाले दोस्तों से पूछ लेते हैं। ऑनलाइन एक सचिन कुमार है, कार्बन और धातु की वो विशेष परिस्थिति कौन है? वो विशेष परिस्थिति है कि गर्म करते रह जाना, गरमाते रह जाना, दबाते रह जाना। ठीक है, यही है विशेष परिस्थिति। जब आपको बोल रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है विशेष परिस्थितियों में ही होती है। विशेष परिस्थितियां बहुत अधिक दाब, बहुत अधिक ताप, कोई खास प्रकार का उत्प्रेरक, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन बिजली चमकेगा जैसे ही बादल में जैसे बिजली चमकेगा, अचानक बिजली चमकते ही 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। उतना टेम्परेचर पर कोई भी पगला सकता है, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन है। उसके बाद जो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर बैठता है। तो नाइट्रोजन भी किसी से अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन विशेष परिस्थिति अत्यधिक उच्च ताप पर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर पाते हैं। बताइएगा ऑनलाइन वाले दोस्तों। रिजवान फ्रॉम सहरसा, सहरसा गए थे, रिजवान से मिल नहीं पाए, लेकिन किसी से नहीं मिल पाए। फोन तो बहुत आया है, सर हम यहाँ आइए। चलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों, कार्बन के अनोखे गुणों को आप समझे कि नहीं समझे? गजेंद्र कुमार सिंह, मन्नू सेठ, चलिए आदर्श सिंह बोले रात में आप फिश खाए थे? बिल्कुल खाए थे, खाते खाते बेहोश हो गए थे, सही में बेहोश हो गए थे। अब आधा किलो से ज्यादा था, उससे भी ज्यादा था। खाने के लिए बैठ के अकेले फोन पर फोन करे, कोई आ नहीं रहा है। ऐसा वह 1.5 घंटा तक खाते रह गए। मतलब एक लड़का ही लेकर आया था। पहले तो पूछा सावन में खाते हैं कि नहीं, के लिए बिल्कुल खाते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ईश्वर भक्ति अपने जगह है क्या? नहीं खाएंगे बचेगा पृथ्वी, है कि नहीं है? मछली में इतनी तेज प्रजनन होती है कि सब तय कर ले मछली नहीं खाएंगे, उसके बाद जो है महासागर में क्या हो सकता है कहना मुश्किल है। तो हम लोग तो प्रकृति प्रेमी है, इसलिए खाते पीते हैं। क्या सावन में नॉनवेज नहीं खाते? कल अपवाद था क्या? अब कोई दे गया तो कैसे हम मना कर सकते? क्या सावन भी पता नहीं इस बार लंबा चौड़ा चलेगा। ठीक है, हमको तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या नियम लाता है। अब आइए दोस्तों, हम ये जान गए हैं कि कार्बन में विलक्षण गुण है। कार्बन जैसा गुण किसी में नहीं है। खुद कार्बन के जो साथी है सिलिकॉन जर्मेनियम, एक वर्ग के, हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो क्या जाने थे कि एक वर्ग में स्थित सभी तत्व के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, लगभग समान होते हैं। लेकिन अगर आप वर्ग 14 में आए तो कार्बन के बाद उनका जो ग्रुप का सदस्य है सिलिकॉन जर्मेनियम टीन और सीसा, उससे बहुत कम मैच करता है, बहुत कम। तो कार्बन विलक्षण गुण वाले तत्व हैं।
ये सभी सजीव का अनिवार्य अवयव है, उनके बिना कोशिका का ही निर्माण संभव नहीं है। कार्बन अकेले जितने यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं उतना शेष 117 तत्व मिलकर नहीं कर सकते। कार्बन में कैटेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती क्योंकि उसका अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन हमेशा जो यौगिक बनाते हैं वे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी 4 होती है। किस प्रकार वो व्यवस्थित होती है? रेगुलर, टेट्राहेड्रल। तमाम तरह के गुणों की हम चर्चा की और अंत में देखिए कि कार्बन के जो अभिक्रिया करने का गुण है वो है सहसंयोजी, यानी कार्बन उसी से अभिक्रिया करेगा जो अपने इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करने के लिए तैयार हो, और इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करते हैं कौन? अधातु। तो इसीलिए कार्बन जो अभिक्रिया करते हैं वो प्रायः किससे करते हैं? अधातु से ही करते हैं। किससे करते हैं? अधातु से ही करते हैं। अब कार्बन ज्यादातर अधातु से ही अभिक्रिया करते हैं, उसमें भी कार्बन अधिकांश जो अभिक्रिया करते हैं वो किससे करते हैं? हाइड्रोजन से करते हैं। कार्बन की अधिकांश अभिक्रिया अधातुओं से होती है और अधातुओं में सबसे ज्यादा अभिक्रिया कार्बन किसके साथ करते हैं? हाइड्रोजन के साथ करते हैं सबसे ज्यादा। या यूं कहिए कि आप जाने कि कार्बन के करोड़ों यौगिकों का निर्माण अब तक किया जा चुका है और उसमें 90% से भी अधिक यौगिक जो है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, यानी अधिकांश कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है और कार्बनिक यौगिक जो अधिकांश यह है 90% से भी अधिक, वो मुख्यतः बने हुए कार्बन और हाइड्रोजन से, और कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक तो कहते ही कहते हैं, लेकिन इसको एक अलग नाम भी देते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है उसे हम क्या कहते हैं? और अधिकांश कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के हैं? इसलिए कभी कभी कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है। अभी हम पढ़े थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और उनके यौगिकों का अध्ययन होता है, लेकिन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन की इतनी अधिक संख्या है कि हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्यतः किसका अध्ययन किया जाता है? हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्यतः हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है। अधिकांश कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब किसकी किसकी उपस्थिति? क्लियर हो गया? अब ये जो अधिकांश कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन है, ये सारे हाइड्रोकार्बन भी एक जैसे नहीं होते हैं। सारे हाइड्रोकार्बन भी एक जैसे नहीं होते हैं। सारे हाइड्रोकार्बन भी एक जैसे नहीं होते। हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसे कहते हैं एल्केन या पैराफिन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं, और एल्केन को पैराफिन भी कहा जाता है। एल्केन को पैराफिन भी कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन।
तो एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एल्केन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो कार्बन के अधिकांश यौगिक किस प्रकार के हैं? हाइड्रोकार्बन। वो कार्बनिक यौगिक को कहते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। और कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। अनसैचुरेटेड को, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? एल्कीन और क्लियर। अब आइए कि एल्केन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्कीन और एल्काइन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को समझते हैं कि ये क्या है, इनकी क्या विशेषताएं। एल्केन जो है दोस्तों, एल्केन ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच हमेशा क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच हमेशा क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? यानी कि एल्केन जितने भी है उस एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच क्या है? यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन अन्य किसी से जुड़ा हुआ होता है, वो केवल किससे? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट, ट्रिपल कोवैलेंट। अगर एक इलेक्ट्रॉन के, अगर दो परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दो परमाणु के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर दो परमाणु के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित है वो कैसा है? और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही क्या कहलाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही क्या कहलाता है? एल्केन को पैराफिन भी कहा जाता है। एल्केन को क्या कहा जाता है? पैराफिन भी कहा जाता है। एल्केन को भी क्या कहा जाता है? अब एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2, जहां n बराबर 1 2 3 रख सकते हैं आप। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2। यह आपसे पूछ देगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का संक्षिप्त सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, जहां n बराबर 1 2 3। n बराबर 1 रखिएगा तो निकलेगा CH4 यानी क्या? मेथेन। n बराबर 2 रखिएगा तो C2 2 दूनी 4 2 मेथेन के बाद एथेन। n बराबर 3 रखिएगा तो C3 H3 दूनी 6 8 मेथेन एथेन प्रोपेन। मेथेन एथेन। n बराबर 4 रखिएगा तो C4 H 4 दूनी 8 2 10 मेथेन एथेन प्रोपेन। मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ब्यूटेन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। CnH2n+2 है। और अगर आपसे पूछ दे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन का प्रथम सदस्य मेथेन है, क्योंकि n का मान 0 नहीं हो सकता, n का मान 1 होगा। और n का मान 1 रखने पर कौन सा सैचुरेटेड या एल्केन हमें प्राप्त होता है? क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। और इसका संरचना सूत्र देखिएगा, जैसे CH4 का संरचना सूत्र। हर जगह आपको कैप कौन बॉन्ड मिलेगा? सिंगल बॉन्ड मिलेगा। आप एथेन में भी देख लीजिए सिंगल बॉन्ड मिलेगा। एथेन में भी देख लीजिए केवल क्या मिलेगा? सिंगल बॉन्ड मिलेगा। कहीं पर सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई और बॉन्ड है? नहीं है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एल्केन। किस नाम से जानता है? एल्केन। एल्केन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पैराफिन के नाम से। किस नाम से?
पैराफिन के नाम से। एल्केन का या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र, और इसकी विशेषता होती कि इस एल्केन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, एक भी डबल ट्रिपल बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा। सैचुरेटेड या एल्केन का प्रथम सदस्य कौन है, और उसके बाद आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। आगे हम आईपीएक नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अब अनसैचुरेटेड, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH, जो N बराबर 2, 3, 1 नहीं लिया जाता। क्लियर। अब एल्कीन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो जिसमें एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है, जहां N का न्यूनतम मान क्या होगा, 2 होगा। एल्कीन और एल्काइन के अंतर्गत N का न्यूनतम मान 1 नहीं होता, N का न्यूनतम मान कितना होता है, 2 होता है। और N का न्यूनतम मान 2 होगा तो आपका पहला एल्कीन होगा C2H4। इसे पढ़ते हैं क्या, एथीन। एल्कीन के लास्ट में इन जोड़िए, एल्केन के लास्ट में N जोड़े थे ना, एल्कीन के लास्ट में इन जोड़िए। कार्बन 2 है तो मेथेन के बाद एथेन हुआ था, एथेन यहां पर क्या बन गया, एथीन बन गया। क्या बन गया, एथीन बन गया, C2H4। 3 रखिएगा तो C2H6, एथीन प्रोपीन। 4 रखिएगा तो C4H8, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटीन। एथीन प्रोपीन ब्यूटीन। अब इस एल्कीन की खास विशेषता होता है कि इसमें एक डबल बॉन्ड उपस्थित रहता है। एल्कीन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक ही डबल बॉन्ड, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड होता है। जैसे आप C2H4 में देखिए, C2H4 में देखिए, C2H4 में देखिए, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, और यही है C2H4। इसको कहते हैं संरचना सूत्र। कार्बनिक यौगिक को 3 तरह से दिखाई देता है, 3 तरह से प्रदर्शित करते हैं। यह है अणुसूत्र, यह है, एक होता है लुईस का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में भी दर्शाया जाता है। तो एल्कीन की खास बात है कि एल्कीन कंपाउंड, एल्कीन हाइड्रोकार्बन में एक डबल बॉन्ड रहते, एक ही डबल बॉन्ड रहते हैं, एक से ज्यादा, एक यौगिक में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड नहीं होते हैं। तो यहां देख लिया। अब वहीं पर अगर हम प्रोपीन को देखें, प्रोपीन को C3H6, तो एक कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड। एक कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। एक कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। हो गया 6, 3 2 5 1 6। कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा होनी चाहिए। ये हाइड्रोजन जो हम लगा रहे हैं कोई रूल नहीं है, मतलब ऐसा कोई इसमें नियम नहीं किया, 4 पूरा देखिए। इस कार्बन में 2 इधर है तो 4, तो 2 हाइड्रोजन को लगा दिए, 4 हो गया। अब इस कार्बन में 2 1, तो 1 हाइड्रोजन लगा दिए, 4 हो गया। इस कार्बन को कितना बॉन्ड मिला, 1, तो हम कितना हाइड्रोजन लगा दिए, 4 पूरा हो गया। तो आप देख रहे ये प्रोपीन का संरचना सूत्र है जिसमें आप देख रहे कि एक डबल बॉन्ड है कि नहीं। तो एल्कीन जिसका समान सूत्र CnH2n है, एल्कीन एक ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक डबल बॉन्ड उपस्थित रहता है, एक डबल बॉन्ड।
कितना भी बड़ा कार्बनिक यौगिक कौन हो, डबल बॉन्ड केवल एक उपस्थित रहता है। डबल, आप देख रहे हैं प्रोपीन में केवल एक डबल बॉन्ड है। उसी तरह ब्यूटीन में एक डबल बॉन्ड उपस्थित होगा, ब्यूटीन में एक। अब ब्यूटीन का संरचना सूत्र, हुआ, हो गया। ये आपका ब्यूटीन का संरचना सूत्र आप देख रहे हैं, एक डबल बॉन्ड है कि नहीं है कि नहीं है। तो एल्केन में केवल सिंगल बॉन्ड रहते हैं, जबकि एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक डबल बॉन्ड हो, निश्चित ही वह एल्कीन होगा, निश्चित वह एल्कीन होगा। एल्कीन का समान सूत्र कौन है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, दूसरा अनसैचुरेटेड था आपका एल्काइन। क्या था दोस्तों, एल्काइन। और एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n। यहां पर भी N का न्यूनतम मान कितना होता है, एल्काइन, और सॉरी हाँ -2, CnH2n -2 होता है एल्काइन का। और एल्काइन में भी N का न्यूनतम मान कितना होता है, 2। अब एल्काइन की विशेषता क्या है, एल्काइन की विशेषता कि एल्काइन एक ऐसे और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन एक ऐसे और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित रहेगा। एल्केन में केवल सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में एक डबल बॉन्ड, और एल्काइन में एक ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित हो, उसे एल्कीन। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो एल्काइन, और एल्काइन में भी N का न्यूनतम मान कितना होता है, 2 होता है। एल्काइन में भी N का न्यूनतम मान कितना होता है, तो 2 दीजिएगा तो 2 दूनी 4 में से 2 C2H, इसे पढ़ते हैं एथाइन। एल्केन के लास्ट में N, एल्किल के लास्ट में इन, और एल्काइन के लास्ट में आइन। एल्किल के लास्ट में आइन, एल्काइन, एथाइन। C3H, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोपाइन। C4H, 4 दूनी 8 में से 6, क्या पढ़ेंगे, ब्यूटाइल। अब ये बिल्कुल आप जान चुके कि एल्काइन है, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड। जैसे एथाइन को देख लीजिए, एथाइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। यह C2H2 एथाइन, एथाइन को ही एसिटिलीन कहते हैं। एथाइन आईयूपैक नेम है, और एथाइन का प्रचलित नाम क्या है, एसिटिलीन है। क्या है, एसिटिलीन है। हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, एसिटिलीन। ठीक उसी तरह अब प्रोपाइन को संरचना सूत्र बना सकते हैं। प्रोपाइन में एक जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, और हर जगह सिंगल बॉन्ड। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, और ये हो गया, ये तो पूरा ही है 3 1। इस कार्बन को जरूरी है, इसका चारों वैलेंसी क्लियर। इस कार्बन में 3 और 1 उधर लगा दिए 4, ये कार्बन 3 1, इसको हाइड्रोजन की जरूरत, इसको बेचारा का 1 है, इसको तो 3 3 चाहिए। क्लियर, 3 1 4 हो गया। तो ये हो गया प्रोपाइन का संरचना सूत्र। ब्यूटाइन का बना सकते हैं, बनाइए। एक ट्रिपल बॉन्ड हर जगह, सिंगल बॉन्ड मार दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए 4 जोड़ के, C4H6। तो एक जगह हमको क्या लगाना है,
ट्रिपल। इस कार्बन को आप कितना चाहिए? इसको चाहिए, इसको कितना चाहिए? 2। इसको कितना चाहिए? 3। हो गया, हो गया। ये ब्यूटाइन का संरचना सूत्र हो गया। क्लियर हो गया। तो अधिकांश जो कार्बनिक यौगिक है वो हाइड्रोकार्बन है। अधिकांश जो कार्बनिक यौगिक है हाइड्रो, और हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन यानी कि सेचुरेटेड, और अगर ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित है तो एल्कीन, और एक ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित है तो एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन दोनों ही अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दोनों ही अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब तो हाइड्रोकार्बन का बंटवारा अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड में भी किया जाता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन का बंटवारा एक और तरह से किया जाता है दोस्तों। हाइड्रोकार्बन का समान रूप से बंटवारा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के रूप में किया जाता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन का बंटवारा एक और तरह से किया जाता है, और यह है आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब ये क्या है तो दोस्तों, खुली श्रृंखला वाले, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक को क्या हम कहते हैं? खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसका संरचना सूत्र बिल्कुल खुला हुआ है, वो क्या है? और खुला हुआ नहीं समझ रहे हैं तो आप समझिए कि आप अभी एल्केन के बारे में समझे। एल्केन क्या है? आप अभी एल्कीन के बारे में समझे, एल्कीन भी क्या है? और एल्काइन के बारे में समझे, एल्काइन भी क्या है? एलिफेटिक। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक वो कार्बनिक यौगिक है जिनके संरचना सूत्र में कार्बन एक खुली श्रृंखला के रूप में सजे होते हैं, एक खुली श्रृंखला के रूप में सजे होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है या एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसके संरचना सूत्र में कार्बन एकदम खुली श्रृंखला के रूप में रहते हैं। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? एलिफेटिक है, यानी एल्केन भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, और एल्काइन भी। और एरोमेटिक बंद श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं? एरोमेटिक कहते हैं। क्या? एलिफेटिक? नहीं ना, उसके लिए एक अलग है, एलिसाइक्लिक भी एक है। एलिसाइक्लिक को छाड़ दिया है, रेंज से बाहर का है। तो एरोमेटिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो बंद श्रृंखला में रहते हैं। किस में रहते हैं? यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जिसके संरचना सूत्र में कार्बन एक बंद वलय का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि संरचना सूत्र में कार्बन खुली श्रृंखला में है तो, संरचना सूत्र में कार्बन एक बंद वलय का निर्माण कर रहा है तो एरोमेटिक। एरोमेटिक का एक संरचना सूत्र आपके नोट में दिया हुआ है बेंजीन का, आप उसको देखिए। बेंजीन का संरचना सूत्र देख रहे हैं? कार्बन कार्बन के परमाणु मिलकर एक बंद श्रृंखला जैसी संरचना बना रहे हैं, तो यही बंद श्रृंखला वाले को क्या कहते हैं? और बाकी को क्या कहते हैं? सॉरी, बाकी को नहीं, खुली को क्या कहते हैं? एलिफेटिक कहते हैं।
तो एरोमेटिक एरोमेटिक के अंतर्गत आप बेंजीन को याद रखें कि बेंजीन एरोमेटिक है, और जिस तरह एलिफेटिक का पहला सदस्य एल्केन यानी कि मेथेन है, उसी तरह एरोमेटिक का पहला सदस्य बेंजीन है। बेंजीन हो गया, या बेंजीन से निर्मित तमाम प्रकार के कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? एरोमेटिक एलिफेटिक में एक मूल अंतर है कि ये गंधहीन होते हैं और इसमें गंध होता है। एरोमेटिक में क्या होता है? गंध होता है, जबकि एलिफेटिक में कोई गंध नहीं होता। जैसे एलपीजी, एलपीजी ब्यूटेन है, यानी कि वो एल्केन श्रेणी का है, तो वो एलिफेटिक है। एलिफेटिक है जी, तो उसमें कोई गंध नहीं होता, इसलिए उसमें गंधहीन पदार्थ इथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। लेकिन एरोमेटिक पदार्थ जो है उसमें गंध होता है, अच्छे अच्छे सुगंध भी होते हैं और खराब गंध भी होता है। क्लियर हो गया? तो एक प्रकार इस तरह से भी बांटा जाता है। क्लियर हो गया? इसको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं ना। याद रखना कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों का तीनों क्या है? एलिफेटिक। अब बंद बले का निर्माण हो जाएगा संरचना सूत्र में, वो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर? अब आइए दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप। क्रियाशील आइए दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियाशील समूह। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का ऐसा समूह, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का ऐसा समूह जो कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण को तय करते हैं, उसे क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। यानी फंक्शनल ग्रुप परमाणुओं का समूह है जो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहते हैं और वही कार्बनिक यौगिक के गुणों को तय करते हैं। तो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का ऐसा समूह जो कार्बनिक यौगिक के गुणों को तय करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, अब ये एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड में जो कुछ गुण है वो ये COOH यानी कि ये जो परमाणु का समूह है, यही परमाणु का समूह इस एसिटिक एसिड के गुणों को तय करता है। इसलिए COOH एक प्रकार का क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल में जो भी गुण पाए जाते हैं वह किस परमाणु के समूह के कारण? OH के कारण। यानी कि इस मिथाइल अल्कोहल में जो कुछ भी गुण है वह किसकी उपस्थिति के कारण है? यह OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। इसी को कहा जाता है अल्कोहल। क्या कहा जाता है? अल्कोहल कहा जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप ऐसे परमाणु का समूह है जो कार्बनिक यौगिकों के गुणों को तय करते हैं, कार्बनिक यौगिक के गुणों को तय करते हैं। COH एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। OH एक फंक्शनल ग्रुप है जिसे अल्कोहल कहते हैं। और तमाम तरह के फंक्शनल ग्रुप का पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि नहीं है? उसको पूरा रट के आइए, तब अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं याद करना है, केवल क्या याद करना है बता देते हैं। फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं? देख रहे हैं ना? आ क्लास ऑफ कंपाउंड, यौगिक के वर्ग, यौगिक के वर्ग, केवल यही याद करना है। पहला कॉलम और तीसरा कॉलम याद करना है। समझे कि नहीं समझे? अब बाकी दे दिया गया है ताकि आपको समझने में क्या हो? आसान हो। क्लियर?
मिलिए अगले क्लास में दोस्तों। चंदन बिंद एनिलीन में कार्बन का बंद बले कैसे होगा, स्ट्रक्चर बताइए। अच्छा एनिलीन का स्ट्रक्चर बता देंगे।